पाकिस्तान। जी आयशा रजा फारूक प्लीज। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, मैं अपने गुफ्तगू के आगाज में खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ हमारे तमाम डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारी मेडिकल हेल्थ स्टाफ, हमारे हॉस्पिटल के क्लीनर्स, जैनिटर्स, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग, जवान जो फ्रंट लाइन पर कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इनकी हिम्मत, इनके जज्बे, इनके जोश खरोश को मैं सलाम पेश करती हूँ और उसके साथ दुआ गो हूँ कि तमाम पाकिस्तानी जो कोविड की बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह जल्द इनको सेहत दे। बजट 2021, चेयरमैन साहब, one of the most unrealistic budgets I have ever seen. It is a budget which is based on dubious figures. It is a budget which is based on flawed assumptions. चेयरमैन साहब, इस बजट को जो ढांचे पे खड़ा गया, जो स्ट्रक्चर बनाया गया, that is not based on ground realities and far removed from prevailing economic and fiscal situation on the ground. और ऐसा करके इस हुकूमत ने एक डाउट कास्ट कर दिया है तमाम बजट मेकिंग एक्सरसाइज के ऊपर। आई एम रिफरिंग चेयरमैन साहब टू द जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि इन्होंने इस बजट में रखा। इट्स अ क्रिटिकल फिगर। ये वो फिगर है जिसका फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ऑन ऑल अदर रेवेन्यू, आपके जो बाकी बजट के हिस्से हैं उन पे होता है। इसका असर होता है प्रोविंसेस के डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर। व्हेन यू आर साइनिंग ऑफ अ ईयर विद अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, negative 0.4%, first time in 68 years we've seen a negative growth rate in our country. How can you possibly expect the coming years GDP to grow at 2.4%? जब आपको पता है कि दुनिया की economies are collapsing because of COVID, and in our country the chaos, the economic damage that COVID has to inflict is yet to be seen. The effects, the negative effects of COVID are yet to truly manifest themselves. And despite knowing all that, आपने आने वाले साल का GDP growth rate को positive 2.4% रखा। I think it's unpardonable. I think ये हमको, कौम को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। Why could the government not have made a more realistic budget over here, Chairman साहब? ये कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास जो एकदम से इकोनॉमी जो है 2.1% के ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाएगी? और आर दे वेटिंग फॉर सम डिवाइन इंटरवेंशन? दैट डिवाइन इंटरवेंशन विच हैज बिकम द कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, वेदर इज द इकोनॉमिक पॉलिसी, वेदर इज और हेल्थ पॉलिसी। फिर चेयरमैन साहब, जरा इस बजट में जो रेवेन्यू कलेक्शन का हदफ रखा गया, अपने ही पिछले साल के फिगर से 30% ऑलमोस्ट इसको बढ़ा दिया गया। When you know you have missed your own revised targets by a huge margin, how can you possibly do that, Chairman साहब? PMLN के गवर्नमेंट 2018 में 3,840 बिलियन टैक्स रेवेन्यू छोड़कर गई, which reflects a compounded growth rate of 14.5%. अगर इसी तसलसल से पीटीआई की हुकूमत टैक्स कलेक्शन को बढ़ाती रहती तो पिछले साल 4,400 बिलियन कलेक्ट होता इन रेवेन्यूज। लेकिन वो तो 3,840 जो हम 2018 में छोड़कर गए उतना भी कलेक्ट ना कर पाए, और इस साल प्री कोविड डेज में भी उनको अपने टैक्स कलेक्शन के हदफ को 1100 बिलियन से कम करना पड़ा, और फिर 3,908 बिलियन पर उन्होंने खत्म किया, टैक्स कलेक्ट किया, जिसके अंदर 100 बिलियन का टैक्स रिफंड भी डिडक्ट नहीं किया। एंड they've shown that which should have been shown as a grant दिखाया गया। And some people are blaming this on a reduction in imports. Please let me share with this august house that your import bill has gone down in dollar value. It has not gone down in rupee value, and therefore to blame a poor tax collection on a reduction in your import bill is again cheating everyone here and our entire population. फिर PMLN को कर्जा जात का ब्लेम किया गया। PMLN ने 5 सालों में चेयरमैन साहब 10,661 बिलियन का ग्रॉस पब्लिक डेट इकट्ठा किया 5 सालों में। What did the PTI government do? 20 महीने में सिर्फ इन्होंने 10,250 बिलियन ग्रॉस पब्लिक डेट को बढ़ा दिया। And while PMLN has a lot to show for this, we've invested in roads, we've built motorways, we've set up hydro projects, we've set up power projects.
What is this government to show for all this, Chairman Saab? Well, they do have something. तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी किल्लत जो पेट्रोल में हमें नजर आ रही है, और तारीखी नरखों में इजाफा बोथ चीनी के और आटे के, जिससे आपकी आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ा है, ईच वन ऑफ दिस, अगर आप सच्चे दिल से पूछें तो आप सबको मालूम है वो क्या है। तारीखी झूठ और तारीखी कंफ्यूजन के अलावा इस हुकूमत ने और कुछ एडिशंस नहीं की, इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। And what further adds to my suspicions, Chairman Saab, is, and this has happened most recently, कि ये जो budget in brief का document है, which is an important part of the budget that's laid before us, इसको Ministry of Finance पे भी इसको upload किया गया, and soon after, very secretly, very quietly, it was removed, and a revised version, which is far shorter, which is far more condensed, is uploaded. और जो बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में होती है, द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के कॉलम्स, ऑल ऑफ देम सेव फ्रॉम वन टेबल हैव ऑल वैनिश्ड। चेयरमैन साहब, ये वो इंफॉर्मेशन है दैट अलाउज यू टू गेज एंड असेस द ट्रू रेवेन्यू परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। It is again cheating each one of us. And I'd like to point to an important development in this matter. Senate committee की finance committee में जब ये matter मैंने उठाया, the chair of the committee, who had to leave early, ने directions दी Ministry of Finance को कि इसको फौरी तौर पर इसके original version को upload किया जाए. Before coming to this session, I checked on the Ministry of Finance website. There is still a revised, shorter, condensed version with glaring omissions there. So for the first time in history, we have two budget in briefs. We have a printed document and we have an online version, Chairman Saab. I am not the only one who's raising questions of transparency and credibility here. The 2020 Fiscal Transparency Report, the US Department ने अभी release की है, they are also raising questions of credibility and transparency over our government's federal budget. And I am forced to conclude one of the two. या तो चेयरमैन साहब ये हुकूमत extremely, utterly incompetent है, या चेयरमैन साहब they are trying to befool and deceive each one of us over here. And both are unacceptable. And I'm reminded once again, Chairman Saab, of the populist rhetoric, the tall claims जो लगाए गए इस गवर्नमेंट को इक्तदार में लाने के लिए. वो कंटेनर पे खड़े होकर झूठे खोखले वादे, वो सुनहरी ख्वाब. I like to ask you today, कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां, वो 50 लाख घर, वो अरबों रुपए जो बाहर से इमरान खान के ऊपर निछावर होने थे, so that we could have lived happily ever after. और वो शैम ऑस्टेरिटी चेयरमैन साहब, वो नीलामियां जो की गई, but in reality, if you look at the current expenditure of this government, it has grown much faster than have increases in your national income or in your tax collection. Chairman Saab, na sirf is the fiscal deficit in this country growing wider and wider, so is the trust deficit. The trust deficit between this government and the people of Pakistan is growing wider by the day. आप अपनी कौम को जाहिल तो कहते हैं, पर उनको जाहिल बेवकूफ बना नहीं सकते. You cannot fool all the people all the time. I think बहुत मजाक हो गया. Enough is enough. Chairman Saab, when I opened the budget document, I expected to see an innovative budget. I expected to see some kind of a growth strategy, given that we are in recessionary times. I expected to see some stimulus being given to the economy. And the one figure I was looking at was the PSDP. लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पीएसडीपी को जो पिछले साल 701 बिलियन रखा गया था, जिसमें से सिर्फ 70 या 80% इस्तेमाल हुआ, उसको भी कम कर 650 बिलियन कर दिया गया है. अल्लाह बेहतर जानता है, टाइम विल टेल हाउ मच दिस विल बी एक्चुअली यूटिलाइज्ड. और इसके साथ साथ सूबों का जो शेयर है उसको 24% से कम कर दिया गया है. नाउ टेल मी चेयरमैन साहब, आपके ख्याल में ये कटौती कहां रिफ्लेक्ट करेगी? To be honest, if you ask me, I think this will reflect in our health and education budgets. Or a country which is growing at a rate of 2.4%, a country which has the largest youth bulge in the region, can you imagine the effect this will have on our Human Development Index? If anything, the PSDP should have been increased.
It should have been increased to spur economic activity, to create job opportunities which are badly needed right now. चेयरमैन साहब, सूबों का तो एजुकेशन का बजट आप छोड़ें, वो तो देखेंगे, बट जो हायर एजुकेशन का बजट है, ऐसी हुकूमत जिसने, ऐसी पार्टी जिसने एजुकेशन को प्रायोरिटी नंबर 1 बनाना चाहा था, in the words of, I will not share the budget with you, but I think what's important is to see what Dr. Tariq Buneri, Chairperson Higher Education Commission, has to say. I quote, "The funding situation is the worst. It is the worst it has ever been in our entire history, and it needs to be corrected. It's really digging the grave of a country, not of the education sector, but of the country as a whole." Need I say more, Chairman Saab? Chairman Saab, please मुझे कुछ टाइम प्लीज आप ये दीजिए प्लीज. मैंने फाइनेंस कमेटी में बड़ी मेहनत की है. अलाउ मी टू स्पीक हियर प्लीज. फिर चेयरमैन साहब, इंटरेस्ट पेमेंट और डेट सर्विसिंग कॉस्ट की बहुत बात की गई यहाँ पर. May I clarify that it really is this government has itself to blame for the poor policy decisions that led to an exponential increase in not just our domestic debt servicing cost but also our foreign debt, external debt servicing cost. और वो कैसे? जब ये इक़्तिदार में आए, इन्होंने एकदम से this raise the policy rate steeply. उससे क्या हुआ? हमारी जो अंदरूने मुल्क कर्जे पर सूद था वो बेतहाशा इंक्रीज हो गया. और इसके साथ साथ instead of reasonable slow adjustments to the currency exchange rate, उसको उन्होंने इतनी जल्दी डिवैल्यू किया कि उससे आपकी जो बैनुल-अक़वामी सूद है, डेट पे सूद है, वो भी बेतहाशा बढ़ गया. And the country has to incur huge costs because of two poor policy decisions of this government. Because of paucity of time, मैं उन detail में नहीं जा सकती, but if you look at the economic indicators of where the PMLN government signed off in 2018 to pre-COVID days of this government, you will see that these numbers, these figures speak volumes of the destruction this government has caused over the last 2 years. But the sad part is, Chairman Saab, that story does not end here. The cost we as a nation have to bear because of poor decisions of PTI continue unabated. And the latest addition there has been how they've handled the COVID pandemic. Allow me, Chairman Saab, इस सिलसिले में New York Times में recently एक editorial आया जिसका उन्वान था, "In a crisis, true leaders stand out." और मतन था इसका कि leadership is hard to define, but in times of crisis, it is easy to identify. और यकीनी तौर पर जहां पर इस पेंडेमिक ने दुनिया के तमाम लीडर्स को एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया है और उनकी सलाहियत को टेस्ट किया जा रहा है, वहां सम ग्लोबल लीडर्स हैव रिजन टू द ओकेजन एंड हैव प्रूव्ड देयर मेटल. और सेरे फेरस इसमें ऑफ कोर्स नो सरप्राइजेस, वी नो बाय नाउ, इज न्यूजीलैंड जसिंडा आर्डन, पर उनके साथ साथ इस फेरिस में साउथ कोरियन, ताइवान की, जर्मनी, ग्रीस और आइसलैंड की लीडरशिप भी शामिल है. यू नो, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, आई वाज होपिंग काश पाकिस्तान के लीडरशिप का नाम भी यहां पर होता. Especially so, Chairman Saab, because Pakistan has a long history of battling another global public health emergency, the polio eradication program. काश हमने पोलियो प्रोग्राम से ही कुछ सबक सीख लिया होता तो आज हमारा रिस्पांस, हमारी प्रिपेयर्डनेस, हमारी स्ट्रैटेजी ज्यादा मजबूत और मजबूत होती. जो 2013 से 18 तक पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम पर लेकर गए, विद इन अ ईयर ऑफ दिस गवर्नमेंट टेकिंग पावर, टेकिंग ऑफिस, इट फेल्ड and was considered a failed program. There were important lessons to have been learnt over there. Lessons of political consensus, of propagating culture of trust, openness and transparency, of clear, strong communication, of making a joint strategy. और चेयरमैन साहब, अगर पोलियो प्रोग्राम से ही नहीं सीखना था तो आई विश प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम IMB की रीसेंट 2 रिपोर्ट्स ही पढ़ लेते. लिखी तो वो पोलियो प्रोग्राम की गवर्नमेंट की नाकामी के ऊपर गई है, नाअहली पर, लेकिन यूं लगता है जैसे कोविड की जो स्ट्रैटेजी है उसको माइंड में रख के लिखा ये हो. और ये क्या कहती है रिपोर्ट? The government needs to convene all key stakeholders and make strategy. It warns a strategy that is fragmented, one that has been drawn up by a selected few without adequate consultation, is bound to fail. How can people of Pakistan have faith, it says, that the program is working in their interest if they hear conflicting messages from their political leadership? It recommends that the government needs to develop a unified strategy
better synergy between federal and provincial levels, both politically and operationally. The government of Pakistan should conduct a nationally coordinated listening exercise and calls the program a political football, citing political disunity and dysfunctional teamwork as two of the major reasons for the program's failure. It's almost ominous, Chairman साहब. यूं लगता है कि ये अल्फाज पोलियो प्रोग्राम के लिए ही नहीं बल्कि कोविड की जो स्ट्रैटेजी हुकूमत की अब है उसके लिए लिखे गए हैं. और जिस कौमी यकजहती के फुकदान का जिक्र IMB कर रहा है वो में आज भी नजर आ रहा है कोविड से डील करते वक्त. और इसकी जिम्मेदारी यकीनन प्राइम मिनिस्टर के कंधों पर आती है. A leader unites, not divides a nation during times of crisis. A leader acts as the leader of the nation, not the leader of his party only. In times पर he should have brought all political leaders of political parties together, like Prime Minister Nawaz Sharif did in the wake of the APS attack, like he did when formulating strategy for the polio program. Despite the fact that we had government in Punjab, we worked with PTI in Khyber Pakhtunkhwa, very amicably with PPP in Sindh. That's how leaders build political consensus, Chairman Saab. That's how nations work on issues of national interest and national security. और ये अब भी मुमकिन है. Very quickly, allow me to recommend a few things to the Prime Minister and his team. Please, Prime Minister, bridge the trust deficit that we see here. You need to build trust, you need to build credibility. Please have a clear communication strategy for COVID at least. Identify few spokespersons who will only speak. हमारे यहाँ केसेस की तादाद 2 लाख ऑलमोस्ट होने वाली है. 35,000 से ज्यादा अमवात होने वाली हैं. एमिरेट्स ने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं. जहां रैंडम सैंपल होता है वहां पे 25% इन्फेक्शन रेट लगता है. एंड द मोस्ट रीसेंट एग्जांपल इज योर पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्टिंग पॉजिटिव. जिन लोगों को आप जाहिल कहते हैं फिर उन्हीं पर एतमाद करते हैं. You ease lockdowns and you expect people in small bazaars like Ichra and Anarkali in Lahore to maintain a social distance of 6 feet? Have you ever visited these markets? Do you know what the ground realities are? And please, I request you, please rely on data, on evidence when you're making a strategy. Reassess your strategy. Let's see who the epidemiologists, the public health specialists are in your COVID response team, Prime Minister. Divert all funds over here. आपका ये पैकेज एनुअल प्लान तो कहता है कोविड रिस्पॉन्सिव, बट इसके कवर पेज के अलावा इसमें कोई कोविड रिस्पॉन्स की चीज, रिस्पॉन्सिवनेस की चीज मुझे नजर नहीं आई. As far as your Tiger Force is concerned, Prime Minister, I urge you, please make a U-turn. Your team is very good at making U-turns. Please reconsider your Tiger Force. और इसमें जो PMLN repeatedly कहती रही है, अपनी local government को बहाल करे. If you are really interested कि लोकल लेवल के ऊपर मुस्तहिक लोगों तक कोविड की रिलीफ पहुंचे, तो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब में जो आपने लोकल गवर्नमेंट का निजाम अबॉलिश कर दिया है, प्लीज उसको वापस लेकर आए. The UNDP's very recent report also underscores the importance of local government administration and says that in the absence of a coordination mechanism and platforms, the relief and emergency response efforts remain ineffective. They lead to duplication and waste of resources, especially in a country where it is important to bridge effectively the trust deficit that exists between the government and its people. Prime Minister, another recommendation, please do not be dismissive of the locust threat like you were with COVID when it knocked our doors end of February. हमारी agricultural output का जो increase है already dropped by 2.9%. United Nations Food and Agricultural Organization has also warned of a global food shortage. आपने जो 4 billion मुख्तिस किया है बजट में, it is not enough. So please turn your attention towards this. Tax revenues please generate करें, but do not squeeze the existing taxpayer. जी Senator Aisha. And I would like to end, Chairman Saab, by requesting our Prime Minister. Prime Minister, our people are dying. Our people are dying of hunger. Our people are dying of disease. There's urgent need to make course correction. 3 million more people have been pushed below the poverty line. Your unemployment rate has gone up from 22% to 50% over here. As Chief Executive of this country, the buck stops at you, Chairman Saab, on the Prime Minister, Chairman Saab. The onus is on the Prime Minister. We are watching and your nation is watching. Thank you.